अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब जो है तो खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू एमडी कैटमीज बायोलॉजी कोर्स। आज हम ख़त्म करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर पीएमडीसी सिलेबस विच इज़ ऑन ए सेलुलर लाइफ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1.1 क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के बारे में है, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। एंड 1.2 इज़ अबाउट HIV एंड एड्स, तो HIV और एड्स भी काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और इसके अलावा इस लेक्चर में कुछ इस तरह के टॉपिक्स मौजूद हैं जो कि इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन जो 2025 का एमडी कैट हुआ था तो उसमें वो आए हैं उनसे एमसीक्यूज, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है और हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ए सेलुलर लाइफ, सबसे पहले तो द वर्ड ए सेलुलर मीन्स, ये जो ए है ना, इसका मतलब है नॉन, ठीक है, यानी नहीं, और सेलुलर का मतलब है यानी सेल। तो हमारे पास क्या हो गया, नॉन सेलुलर लाइफ। ठीक है, यानी हम इसमें ऐसे स्पीशीज पढ़ेंगे जिनके पास सेल नहीं होता, ठीक है, जो नॉन सेलुलर है। अब स्टूडेंट्स, बात ऐसी है ना कि हमने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से किंगडम्स है हमारे पास? मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटाई है, एनिमेलिया है। ठीक है, तो इस किंगडम में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है। जब हमारे पास वायरसेस डिस्कवर हुए ना, ये वायरसेस, तो ये ना लिविंग थे और ना नॉन लिविंग थे, बल्कि ये लाई ऑन द बाउंड्री बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इनमें कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक थे। उसकी बुनियाद पर हम इस वायरसेस को इन किंगडम्स में नहीं डाल सकते थे, किसी भी किंगडम में हम इसको नहीं डाल सकते थे, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किंगडम्स है। तो इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं ए सेलुलर लाइफ में, यानी ये हमारे पास इसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कोई ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती, बल्कि बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के। तो इसीलिए हमने इनको फिर एक अलग क्लास दी एंड दैट वाज ए सेलुलर स्पीशीज या ए सेलुलर बीइंग्स। ठीक है, तो उसमें हम वायरस को पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि इट लाइज ऑन द बाउंड्री। उसकी वजह यह है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिविंग की तरह हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह। कौन कौन से? सबसे पहले तो इसमें एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, यानी डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। ये स्टूडेंट्स म्यूटेशन भी कर सकता है और जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी कर सकता है, यानी अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दूसरा, ये स्टूडेंट रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? ये इनसाइड द होस्ट करेगा, खुद नहीं कर सकता, बल्कि ये किसी दूसरे सेल की रिप्रोडक्टिव मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए खुद रिप्रोड्यूस होगा, अपनी कॉपीज बनाएगा। और ऐसे पैरासाइट को हम क्या कहते हैं? ऐसे को हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट इसलिए कि ये दूसरे जो सेल है उसको हार्म पहुंचा रहा है, ठीक है, और उसी का उसी की जो मशीनरी है रिप्रोडक्शन वाली, वो इस्तेमाल करते हुए अपने मजीद कॉपीज बना रहा है। तो ऐसे को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट करें। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये इसके लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में ये, जैसे मैंने कहा कि दिस इज नॉन सेलुलर। ठीक है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनेलीज इसमें मौजूद हैं, कोई ऑर्गेनेली नहीं है। डू नॉट रिस्पायर, कभी रिस्पायरेशन नहीं करता। डू नॉट एक्सक्रीट, कोई मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट नहीं करता। एंड कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास ऐसा है ना कि अगर हमारे पास एक लिक्विड में कोई चीज पड़ी है तो हम उसको उस लिक्विड से निकाल कर उसका क्रिस्टल लैटस बनाए, क्रिस्टल लैटस बनाए। और लैटस आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है कि क्या चीज है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स की होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वायरस जो कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिविंग के शो कर रहा है वो भी क्रिस्टलाइज हो सकता है। तो इसीलिए ये ए सेलुलर है और हमने इसको बाउंड्री पे डाला हुआ है। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट का आपको पता चल गया है। अब हम आते हैं कि वायरस को डिस्कवर किस तरीके से किया गया था। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये चीज सुन लें कि ये आप लोगों का जो एमडी कैट है ना, ये कोई हिस्ट्री या जियोग्राफी का पेपर नहीं है। ठीक है, आप बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो ये जो डेट्स हैं, डेट्स ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करिए। और नॉट स्टडिंग अ हिस्ट्री पेपर। बाकी ये जो हिस्ट्री है ना, ये आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड भी नहीं है, बट कुछ चीज़ें आप इसमें से याद कर लें तो बेहतर है। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। स्टूडेंट्स, होता ऐसा है कि हमारे पास पायोनियर बायो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, लुइस पास्चर हो गया, रॉबर्ट रॉबर्ट कोच हो गया। तो इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां इन लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं जो कि बैक्टीरिया ने
फैलाई थी, और उनके खिलाफ जब बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो गया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई हो गया, तो उनके खिलाफ जो एंटीबायोटिक्स हैं हमने वो तैयार करना स्टार्ट कर दिया, और उन एंटीबायोटिक्स की वजह से वो बीमारियां क्योर होने लगी, ट्रीटमेंट होने लगी। ठीक है, कुछ इस तरह की बीमारियां थी स्टूडेंट्स जो कि जिनके कॉज का इस लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच इसको फाइंड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो उसी बीमारियों के ऊपर ये कहानी है। 1884 में चार्ल्स चैम्बरलेन हमारे पास एक साइंटिस्ट आता है जो कि असिस्टेंट होता है लुइस पास्चर का, और उसने इन्वेंट किया पोर्सलेन फिल्टर। ये हमारे पास एक फिल्टर है, और इसकी जो पोर्स हैं, पोर साइज 0.1 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर्स तक हैं। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा फिल्टर है ना हमारे पास, यानी ये अगर मैं कहूँ तो ये हमारे पास पोर्सलेन क्या है, फिल्टर है। ठीक है, इससे अगर इस साइड के ऊपर आप एक फ्लूइड गुजारो, ठीक है, और उसमें बैक्टीरिया मौजूद हो उस फ्लूइड के अंदर, और फिर जब वो फ्लूइड इधर से निकलेगा तो उसमें नो बैक्टीरिया होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि तमाम बैक्टीरिया 0.2 माइक्रोमीटर से बड़े हैं, तो इसने बैक्टीरिया को फिल्टर आउट कर दिया किसी भी फ्लूइड से। ठीक है, तो ये पोर्सलेन फिल्टर का काम है। जिस तरह आप अगर सुबह चाय पकाओ तो उसको चन्नी से जो है तो छानते हो, तो उससे क्या चीज़ हो जाती है, जो पत्ती होती है वो अलग हो जाती है, और जो पानी वो नीचे चला जाता है, तो इससे जो भी फ्लूइड गुजरता है उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। तो ये एक कमाल की डिस्कवरी थी जो कि चार्ल्स चैम्बरलैंड ने की थी। अच्छा, फिर रशियन बायोलॉजिस्ट थे डिमिट्री इवानोस्की, उसने क्या किया कि एक सिक टोबैको प्लांट था हमारे पास। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा कि कुछ इस तरह की बीमारियां थी जिनके काज का हमें पता नहीं चल रहा था कि किस किस्म की बैक्टीरिया है या किस किस्म की क्या चीज़ है, तो वो फाइंड करने के लिए इसने एक सिक टोबैको प्लांट को लिया जिसमें टोबैको मोज़ेक डिजीज था। ठीक है, और उसका एक सैप बनाया, यानी उसको जो है तो हम क्या कह सकते हैं, पानी उसमें डाला और उसको जो है तो छोटा छोटा करके एक सैप बनाया, और उस सैप को इससे पास कर दिया। ठीक है, इससे पास कर दिया। अब जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया, जब उसको उसने किसी हेल्दी प्लांट के लीव्स के ऊपर लगाया, तो उस हेल्दी प्लांट ने क्या चीज डेवलप की, टोबैको मोज़ेक डिजीज। हेल्दी प्लांट भी बीमार हो गया। तो रशियन बायोलॉजिस्ट डिमिट्री इवानोस्की को ये चीज तो पता चल गई है कि ये जो प्लांट बीमार हुआ है, दिस इज नॉट कॉज्ड बाय एनी बैक्टीरिया। क्यों? अगर बैक्टीरिया होता तो हमारे साथ इस पोर्सलेन फिल्टर पेपर इसको रोक देता, और जो सेप आप लोगों के पास इधर से निकलता वो हमारे पास बैक्टीरिया फ्री होता, तो जब उसको प्लांट के ऊपर लगाना होता तो वो जो प्लांट है वो डिजीज डेवलप नहीं करता, लेकिन इसके बरक्स हुआ। ठीक है, फिर मार्टिनेज बीजरनिक हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी इसी सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया कंफर्मेशन के लिए। कंफर्म करना चाहता था कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज इसको रियली में बैक्टीरिया काज करता है कि नहीं काज करता, तो उसे भी यही चीज पता चली कि नहीं, बैक्टीरिया तो इस चीज को काज नहीं करता। उसने इस सैप को कंटेजियस लिविंग फ्लूइड का नाम दिया। ये जो सैप हमारे पास बीमारी काज कर रहा है, इसको इसने क्या कहा, इसको इसने कहा कंटेजियस लिविंग फ्लूइड और फिल्ट्रेबल एजेंट, यानी इसके अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है जो कि पोर्सलेन फिल्टर से पास हो सकती है। और फिर यहीं से वायरस का नाम हमारे पास निकला, लैटिन वेनम है फॉर पॉइजन। ये जो कंटेजियस लिविंग फ्लूइड है तो ये क्या है, पॉइजन है ना, तो यहीं से वायरस का हमारे पास जो नेम था वो निकला कि इसमें कोई ऐसी चीज मौजूद है दैट इज पॉइजनस। ठीक है, दैट इज पॉइजनस। अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा था ये क्या चीज है। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे जो बड़ा काम हुआ है ना हमारे पास वो ये है कि अमेरिकन साइंटिस्ट था WM स्टेनली, इसने इसी फिल्ट्रेबल एजेंट को क्रिस्टलाइज कर दिया। इसका जो पानी था वो निकाल दिया, और इसको क्या किया, अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप चेक किया, तो इसको पता चल गया कि हमारे पास कोई रॉड शेप एजेंट्स हैं, रॉड शेप्ड क्या स्पीशीज मौजूद है। लेकिन चूंकि ये क्रिस्टलाइज हुआ था, तो स्टूडेंट्स लोगों ने ये चीज कंसर्न रेस की कि ये तो लिविंग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक चीज क्रिस्टलाइज हो रही है तो ये तो लिविंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये किस तरह एक नॉन लिविंग चीज बीमारी काज कर सकता है। तो WM स्टैनली ने ऐसा किया कि इसी क्रिस्टलाइज चीज को जब हेल्दी टोबैको प्लांट के ऊपर लगाया, तो टोबैको प्लांट ने दोबारा हमारे पास क्या किया, डिजीज पकड़ ली, या वो जो है तो टोबैको मोज़ेक जो डिजीज थी वो वापस इस टोबैको को लग गई है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली कि ये जो भी चीज़ है जिसको हमने वायरस का नाम दिया हुआ है, ये ना तो लिविंग है और ना नॉन लिविंग है, और यहाँ से
जो वायरस है वो डिस्कवर हो गया। तो ये कुछ हिस्ट्री थी अबाउट द वायरस। आप लोगों ने बस सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि लुइस पास्टर ने पोर्सलीन फिल्टर पेपर बनाया था, ठीक है। और सैप किसने बनाया था? सैप बनाया था डिमिट्री इवानोस्की ने। और वहाँ से पता चला कि हमारे पास दिस इज़ व्हाट फिल्टर्ड एजेंट है, ठीक है, कंटेजियस लिविंग फ्लूइड है या फिल्ट्रेबल एजेंट है। तो जो नेम है वेनम का वो किसने दिया था? वो दिया था मार्टिनस बीजरनिक ने। और इसके अलावा फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज किसने किया था? तो फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइज किया था डब्ल्यू एम स्टैनली ने, ठीक है। तो ये बस मोटे मोटे पॉइंट्स इसे याद कर लें, बाकी इसके ऊपर ज़्यादा सर ना कपाएं, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट जनरल स्ट्रक्चर के ऊपर। वायरस, क्योंकि हमें तो सिर्फ पता चल गया कि नॉन लिविंग और लिविंग है, अब हम उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करते गए और हमने क्या किया, उसका जनरल स्ट्रक्चर फाइंड कर लिया है। तो अब हम जनरल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोगों की बुक ने मेंशन की है, दैट इज वायरॉन। वायरॉन क्या है? कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ द वायरस आउटसाइड द होस्ट। यानी एक तो हमारे पास क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म था ना इसका, एक हमारे पास इसका है वायरॉन फॉर्म आउटसाइड द होस्ट सेल, जो कि कैपेबल है ऑफ व्हाट? इन्फेक्शन फैलाने के। कंप्लीटली मेच्योर वायरस है जो कि इन्फेक्शन फैला सकता है, ठीक है। हर वायरस में स्टूडेंट्स आप लोगों को जीनोम नजर आएगा। हर वायरस में आप लोगों को जीनोम नजर आएगा। जीनोम क्या होगा? या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और इसी की बेसिस पे हम एक क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे जिसको हम कहेंगे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसी जीनोम को एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट ने इनक्लोज किया होगा, कवर किया होगा, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, ठीक है। और ये कैप्सिड बना होते हैं रिपीटेड आइडेंटिकल प्रोटीन पीसेस कॉल्ड कैप्सोमर्स। यानी मैं अगर आप लोगों को कहूं तो ये हमारे पास लेट से क्या है, हमारे पास जीनोम है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है लेट से, ठीक है। अब इसको क्या किया हुआ है? इसको एक प्रोटीन कोट ने हमारे साथ कवर किया हुआ है। और ये जो मैं रिपीटिंग यूनिट्स बना रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास कैप्सोमर्स हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है। ये हमारे पास जो अंदर आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज द जीनोम। और ये जो बाहर आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज द कैप्सिड। और ये जो एक दाना आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज द कैप्सोमर। अब इन कैप्सोमर्स की अरेंजमेंट के ऊपर या कैप्सिड की साइज के ऊपर वायरस की शेप डिपेंडेंट है, ठीक है। क्यों शेप डिपेंडेंट है? अगर इस तरीके का हुआ तो स्फेरिकल वायरस है, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरीके का हुआ तो इसने कोई और फॉर्म ले ली है, इस तरीके का हुआ तो कोई और फॉर्म ले ली है, तो इसका शेप हमारे पास कैप्सिड डिसाइड करता है, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, कुछ वायरसेस के ऊपर ये तो हमारे पास एक वायरस थी, कुछ वायरसेस के ऊपर एक लिपिड लेयर होती है, लिपिड कोट होता है, या हम कह सकते हैं एक इन्वेलप होती है, ठीक है। इस तरह के वायरसेस को हम इन्वेलप वायरसेस कहते हैं, और ये एनिमल वायरसेस में ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है। एडिशनल आउटर लिपिड लेयर होती है विच इज बोरोड फ्रॉम द होस्ट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस सेल को इसने इन्फेक्ट करना है ना, तो ये उसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने क्या कहता है? लिपिड बाइलेयर है, तो ये वही लिपिड बाइलेयर होता है, ठीक है। इसको हम इन्वेलप कहते हैं। और इस इन्वेलप के ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं इस तरीके से, जो कि काम देते हैं किस चीज में? अटैचमेंट में, ठीक है। तो स्पाइक्स और पेप्लोमर्स वायरली कोडेड होते हैं, प्रोट्रूडिंग ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स फॉर होस्ट रिकॉग्निशन, होस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसके साथ बाइंड करने के लिए, ठीक है। अब वायरसेस दैट डू नॉट हैव एन एनवेलप आर कॉल्ड नेकेड वायरसेस, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के ऊपर, जो कि आप लोगों के सिलेबस में मौजूद है। सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। एक हमारे पास है जूफेजेस। अगर एनिमल वायरस है, यानी एनिमल्स को इन्फेक्शन पहुंचाएगा, तो उसको हम जूफेज कहेंगे या एनिमल वायरस कहेंगे। इनकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। पोलियो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, हर्पीज हो गया, रेबीज, एचआईवी, ये तमाम हमारे पास क्या एनिमल वायरसेस हैं। फाइटोफेजेस, प्लांट वायरसेस को हम फाइटोफेजेस कहते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, कॉटन लीफ कर्ल वायरस हो गया। बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियल वायरसेस जितनी हो गई हैं, यानी जो एग्जाम्पल है टी फेज, आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसका हम नीचे स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे टी फेज का। ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी, अभी मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को कैप्सोमर और कैप्सिड का बताया कि कैप्सिड के ऊपर डिपेंडेंट है क्या चीज? शेप। तो शेप की बेसिस पे हमने डिवाइड किया है वायरसेस को, कितने? उसमें 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। पहला फॉर्म हम पढ़ते हैं मार्फोलॉजी, विच इज हेलिकल। कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन अ हेलिकल मैनर, appears as elongated rods or hollow coil। स्टूडेंट्स, ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो कैप्सोमर्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं,
यानी ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप इसको बाहर से देखोगे तो ये आपको इस तरह रॉड शेप नजर आएगा, ये यहाँ पर बना हुआ है, देख रहे हैं आप, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इस तरीके से जा रहा है हमारे पास। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हेलिकल वायरसेस मार्फोलॉजी की बेसिस पे, या इसको आप रॉड शेप भी कह सकते हो क्योंकि इसने एक रॉड बनाया हुआ है, समझ आ रही है। तो ये रॉड है। टोबैको मोज़ेक वायरस और रेबी वायरस हेलिकल है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्लास के ऊपर विच इज पॉलीहाइड्रल या आइकोसाहाइड्रल। ये स्टूडेंट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी पॉलीहाइड्रल का मतलब है मेनी फेसेस, ठीक है, और आइकोसाहाइड्रल हमारे पास होता है 20 ट्राइंगुलर फेसेस के साथ। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, दिस इज दी आइकोसाहाइड्रल। ये देख रहे हैं, एक ट्राइंगुलर फेस हो गया, ये दूसरा ट्राइंगुलर फेस, तीसरा ट्राइंगुलर फेस, चौथा, पांचवा, इसी तरीके से आप जाते जाएं। यहाँ पर जो है तो हमारे पास और होते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये पाया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आइकोसाहाइड्रल, ठीक है। पॉलीहाइड्रल सिमेट्रिकल यानी शेप होती है इसकी विद मेनी ट्राइंगुलर फेसेस। अब आइकोसाहाइड्रल जो है तो इट हैज 20 ट्राइंगुलर फेसेस। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं हम इन्वेलप्ड वायरसेस के ऊपर। तो ये तकरीबन स्फेरिकल होते हैं हमारे पास, रैप्ड इन लिपिड लेयर, जो मैंने आपको ऊपर जो है तो बताया कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गई है, HIV वायरस हो गई है, कोरोना वायरस, इनके एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रख लेने हैं। अच्छा, जो KPK की बुक है ना, तो KPK की बुक में इस हेलिकल को रॉड शेप्ड वायरस कहा गया है, ठीक है। और ये जो पॉलीहाइड्रल हैं और जो इन्वेलप्ड हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हुए उन्होंने एक क्लास निकाली है स्फेरिकल वायरसेस की, स्फेरिकल वायरसेस की। तो स्टूडेंट स्फेरिकल वायरसेस में आपके इन्वेलप्ड वायरसेस भी आ सकते हैं और आपके पॉलीहाइड्रल, आइकोसाहाइड्रल, तकरीबन तकरीबन ये क्या है हमारे पास स्फेरिकल ही है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास आ सकते हैं। फिर कम्प्लेक्स वायरसेस स्टूडेंट्स, जो इनमें से ये जो हेलिकल हमने पढ़ा, पॉलीहाइड्रल पढ़ा, इन्वेलप पढ़ा, इनमें से जब दो स्ट्रक्चर्स को या तीन स्ट्रक्चर्स को आपस में मिलाया जाता है तो उसे कम्प्लेक्स वायरसेस बनती है, यानी कंबाइन मल्टीपल ज्योमेट्रिक शेप्स। किस तरीके से, अब जब हम बैक्टीरियोफेज को देखते हैं, बैक्टीरियोफेज को, तो उसमें आइकोसाहाइड्रल हेड होता है और हेलिकल टेल होती है। यानी ये देखो आप यहाँ पर, ये तो ये जो इसका हेड है हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास आइकोसाहाइड्रल है, और ये जो टेल आप लोगों को नजर आ रही है इसकी, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास हेलिकल है। तो इसने दो फॉर्म्स को कंबाइन किया, इसीलिए इसको हम कम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज को केपीके की बुक ने डाला हुआ है इन द क्लास ऑफ टेडपोल वायरस, आई थिंक टेडपोल वायरस। तो बस आपने अपनी बुक को ही फॉलो करना है स्टूडेंट्स। मेरा लेक्चर अगर आप लोगों की बुक्स के खिलाफ हो, किसी एक बुक के खिलाफ हो, तो आपने सिर्फ अपनी बुक ही फॉलो करनी है, ओके। अच्छा, अब इन्वेलप्ड वायरसेस को हम जरा मजीद एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पर इसकी कंपैरिजन करते हैं विद नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। नॉन इन्वेलप्ड का मतलब सेम है जिसमें इन्वेलप नहीं होगा। स्टूडेंट्स, ऐसी बात है ना कि जो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं दे आर मच मोर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस सच एज हीट हो गया या ड्राइंग आउट हो गया, ठीक है। जबकि जो इन्वेलप्ड वायरसेस दे आर हाईली वल्नरेबल बिकॉज देयर लिपिड लेयर कैन इजीली बी डिसरप्टेड बाय एनवायरमेंट। स्टूडेंट्स, हमने इस कहा था कि ऐसे वायरसेस हैं हमारे पास, ठीक है, इनके ऊपर क्या, इनके ऊपर लिपिड की लेयर मौजूद है, ठीक है। अब अगर मैं टेम्परेचर जो है तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा दूं, ठीक है, हमारा जो लिपिड लेयर है, लेट्स से ये ह्यूमन का वायरस है, हमारा जो लिपिड लेयर है, क्योंकि ये तो होस्ट से डिराइव हुआ है, हमारा लिपिड लेयर है वो तो 37 के ऊपर जो है तो सही काम करेगा ना। अब आप अगर आप 60 तक टेम्परेचर लेके चले जाओ तो ये लिपिड लेयर खराब नहीं होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन्वेलप्ड वायरसेस आर हाईली वल्नरेबल, ठीक है। जबकि जिसमें नॉन इन्वेलप होती है तो वो वायरस हार्श कंडीशंस को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस पोलियो वायरस, एडिनो वायरस और राइनो वायरसेस, ये याद रखें। एग्जाम्पल्स जिधर भी आपको नजर आए वो आपने याद रखनी है, ठीक है। और इन्वेलप्ड वायरसेस ऊपर भी हो चुका है, इन्फ्लुएंजा, HIV, कोरोना वायरस हो गया, हेपेटाइटिस B वायरस, C वायरस, इबोला। कोरोना के ऊपर स्टूडेंट ज्यादा MCQs आते हैं, इसको आप लोगों ने जिधर भी देखना है याद रखना है, ठीक है। मजीद आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम जो है ये मेरे ख्याल से इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द KPK बुक, नॉट इंक्लूडेड इन KPK बुक। तो जिस बुक में नहीं है उस बुक ने इसको सिंपली स्किप करना है, उस प्रोविंस के स्टूडेंट्स को ने, ठीक है। उनके लिए खुशखबरी है, आप लोगों का काम जरा आसान हो चुका है।
पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन भी इसको कहते हैं क्योंकि डॉक्टर बाल्टीमोर ने इसको डिस्कवर किया था या निकाला था। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वायरसेस को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है और उन 3 ग्रुप्स में जितने भी क्लासेस हैं उनको कंबाइन करते हुए 7 क्लासेस बनती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में कितनी क्लासेस ऑफ वायरसेस हैं, 7 क्लासेस ऑफ वायरसेस हैं। उन 7 क्लासेस ऑफ वायरसेस को कितने ग्रुप्स में कंबाइन किया हुआ है या कितने ग्रुप्स में डाला हुआ है, 3 ग्रुप्स के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं? सबसे पहले तो डीएनए वायरसेस, सिंपल है। डीएनए वायरसेस से आपको क्या पता चला कि इनका जो जीनोम होगा वो होगा डीएनए। अब इनमें 2 क्लासेस आती हैं, एक है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। इसमें क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमारी तरह सॉरी ये तो अच्छा हमारी तरह इनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए होता है और वही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है और वो मैसेंजर आरएनए पर जाकर क्या करता है, हमारे पास प्रोटीन प्रोडक्शन करता है राइबोसोम में जाकर। ठीक है, डीएनए था हमारे पास, डबल स्ट्रैंडेड था, मैसेंजर आरएनए उससे बना और वही मैसेंजर आरएनए जाकर क्या हुआ, ये हमारे पास प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस है किस चीज की, ट्रांसलेशन की, ये आप लोग खूब जानते हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं हर्पीज वायरस, एडिनो वायरस एंड पॉक्स वायरस। ठीक है, अब आते हैं हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसमें ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स हमारे पास के हमारे पास होती है एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब डीएनए क्यों है, हमें किस तरह पता चला, क्योंकि इसमें बेस पेयर थाइमीन मौजूद है। ठीक है, अगर बेस पेयर यूरासिल होता तो फिर हम इसको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कहते हैं। अब ये डीएनए से बनेगा क्या चीज, डीएनए से बनेगी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, होस्ट सेल के अंदर इससे बनेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड था ये, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा और वो फिर आगे जाकर मैसेंजर आरएनए बनाएगा और वो फिर आगे जाकर प्रोटीन की प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, हमने जब वायरस का जीनोम किसी सेल के अंदर जाता है उसका एक ही गोल होता है, उसने मैसेंजर आरएनए बनाकर प्रोटीन प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, तो हम जो भी क्लास पढ़ेंगे हम उसमें यही कहेंगे कि मैसेंजर आरएनए किस तरीके से बनता है। ठीक है, इसी की बेसिस पे ये सारी क्लासेस हैं। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया कि मैसेंजर आरएनए किस तरीके से बनता है तो आप लोगों को इन क्लासेस की समझ आ जाएगी। तो पार्वो वायरस इसकी एक क्लास एग्जाम्पल है, ये आप लोगों ने नहीं भूलनी है। ठीक है, आरएनए वायरसेस कौन से हैं, सिंपली वो वायरसेस जिनके अंदर जीनोम क्या होगा, आरएनए का जीनोम होगा। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, तो आप लोगों के पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है बिल्कुल डीएनए की तरह, लेकिन हमें पता कैसे चला कि ये आरएनए है, क्योंकि इसमें बेस पेयर यूरासिल पाया जाएगा, थाइमीन नहीं होगा। ठीक है, और यूरासिल बाउंड होगा किस चीज के साथ, एडेनिन के साथ। तो इससे हमें पता चला कि ये हमारे पास क्या है, डबल स्ट्रैंडेड तो है लेकिन आरएनए है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से स्टूडेंट्स क्या होगा, इससे डायरेक्ट हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है। क्यों, किसी भी एक स्ट्रेन की अगर आप कॉपी निकालोगे तो वो मैसेंजर आरएनए ही है, क्योंकि ये हमारे पास आरएनए है, आरएनए के 2 स्ट्रैंड है तो उसका एक स्ट्रैंड आप कन्वर्ट कर सकते हो ना मैसेंजर आरएनए में, इजी है। ठीक है, और वो फिर आगे जाके क्या करेगा, वो फिर आगे जाके प्रोटीन प्रोडक्शन करेगा, प्रोटीन प्रोडक्शन। ये स्टूडेंट होस्ट सेल के अंदर ये चीज हो रही है। अच्छा, ये जो जितनी भी मैं चीजें कर रहा हूँ ये होस्ट सेल के अंदर हो रही हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल है रियो वायरसेस। अब यहाँ पर मुझे आप लोगों की अटेंशन की जरा जरूरत है। फोर्थ जो क्लास हम पढ़ेंगे जो कि सेकंड ग्रुप के अंदर है, दैट इज पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, पॉजिटिव एसएस आरएनए से हम इसको वो करते हैं। तो होता ऐसा है ना कि इसके पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये वाला, ठीक है, दिस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, it can what, it can directly act, it can directly act as messenger RNA। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसके पास मौजूद है ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तरह काम कर सकता है और डायरेक्ट ये क्या करता है, प्रोटीन प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन प्रोडक्शन।
यानी इसमें मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा, क्योंकि जो आप आरएनए दे रहे हो, जो वायरस से आरएनए आ रहा है, वही डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए का काम करता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? कोरोना वायरस, ठीक है, डेंगू हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं। एमसीक्यू आ सकता है कि कोरोना वायरस क्या चीज है, आप लोगों ने लगाना है कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, और डेंगू और हेपेटाइटिस सी का भी आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर। के नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाली जो क्लास है उसमें क्या होता है? स्टूडेंट्स, हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होती है, ठीक है, लेकिन ये बाय इटसेल्फ कैन नॉट एक्ट एज अ मैसेंजर आरएनए, तो इससे बनाना पड़ता है मैसेंजर आरएनए, और फिर वो मैसेंजर आरएनए जाके प्रोटीन की प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, समझ आ गई? पॉजिटिव और नेगेटिव में सिर्फ यही फर्क है कि पॉजिटिव जो सेंस था वो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है, जबकि जो नेगेटिव सेंस है उससे पहले मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ता है, फिर जाके वो प्रोटीन प्रोडक्शन करेगा। इसकी मिसाल है हमारे पास रैप्डो वायरसेस, यानी जो रेबीज वगैरह हैं, पैरामाइक्सो वायरसेस जो मीजल्स वगैरह हैं, और इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अब हमारे पास आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मुझे जो तवज्जो चाहिए होगी आप लोगों की, वो वाली क्लास है, दैट इज रेट्रो वायरसेस। रेट्रो का मतलब है स्टूडेंट्स रिवर्स। स्टूडेंट्स, इन वायरसेस के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज नॉर्मली स्टूडेंट हमारे पास ऐसा होता है, हम अगर स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास डीएनए होता है, उसकी क्या हो जाती है? उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है। ठीक है, और वो मैसेंजर आरएनए पर जाके क्या करता है? ट्रांसलेट होता है, उसकी ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, और क्या चीज बनती है? प्रोटीन बनता है। समझ आ गई बात? नॉर्मली हमारे पास क्या होता है? डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है और प्रोटीन बनता है। इस एंजाइम का क्या नाम है? इसका एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है उसका नाम होगा ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, अब जो हमारे पास रेट्रोवायरसेस हैं, रेट्रोवायरसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास लेट से एक डीएनए है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो गई है, ट्रांसक्रिप्शन, और उससे हमारे पास मैसेंजर आरएनए बन चुका है। ठीक है, और आप उस मैसेंजर आरएनए को पकड़कर दोबारा डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपने इस प्रोसेस को बैकवर्ड कर दिया है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा या डीएनए से कोई भी आरएनए बनेगा तो वो क्या है? वो ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कर रहा होता है। लेकिन वही आरएनए आप पकड़ लो, उससे आप दोबारा डीएनए बनाओगे, तो क्या चीज, इसको क्या कहते हैं? इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और कौन सा एंजाइम कर रहा होता है? ये कर रहा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ये एबिलिटी और ये एंजाइम जिन वायरसेस के अंदर मौजूद है उसको हम कहते हैं रेट्रो वायरसेस, यानी जो नॉर्मल पाथवे को रिवर्स में चला सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं पहली क्लास, जो कि क्लास नंबर 6 बनती है, दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट। क्या होता है हमारे पास? हम एचआईवी की मिसाल ही ले लेते हैं। हमारे पास एचआईवी का होस्ट में आता है क्या चीज? आरएनए। ठीक है, हमारे पास क्या चीज आई? हमारे पास आई आरएनए। अब ये आरएनए जाती है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू डीएनए स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इनटू डीएनए। किस चीज की मदद से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। ठीक है, ये डीएनए से फिर हमारे पास मैसेंजर आरएनए तो बनता बनता है, लेकिन उसके अलावा स्टूडेंट्स इस डीएनए से हमारे पास उसका दोबारा आरएनए बनाया जाता है। एचआईवी वाला जो आरएनए है, जो कि न्यू एचआईवी के अंदर स्टोर होना है, वो वाला आरएनए दोबारा इससे बनेगा। ठीक है, तो और वो फिर जो है तो जाके होगा पैक्ड इन व्हाट? इन द वायरस। ठीक है,
तो हमारे पास इनिशियली क्या था, आरएनए था, बाद में क्या बना, आरएनए बना, बीच में क्या बना, डीएनए बना। तो एसएसआरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट, ये जब हम क्या पढ़ेंगे, एचआईवी का साइकिल पढ़ेंगे नीचे, तो ये आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां पर इस स्टेप में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, इस डीएनए से हमारे पास मैसेंजर आरएनए तो बना, जिसने क्या किया, जिसने प्रोटीन्स बनाए, स्टूडेंट्स प्रोटीन्स बनाए, लेकिन हमने उन प्रोटीन्स को जीनोम के साथ पैक भी तो करना है ना। हमने उस प्रोटीन्स को जो इस एचआईवी का वो है हमारे पास, क्या कहते हैं, एचआईवी का जो हमारे पास जीनोम है, इन प्रोटीन्स को उस जीनोम के साथ हमने मिलाना है, और हमने क्या चीज बनानी है, न्यू एचआईवी बनाना है। ठीक है, तो ये जो जीनोम है, हमने तो उसको डीएनए में कन्वर्ट किया था, उसको दोबारा आपको आरएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं। ये वो वाला आरएनए है जो कि एज ए जीनोम हम प्रोटीन्स और जीनोम को कंबाइन करते हैं, न्यू एचआईवी बनाते हैं, फिर ये बर्ड ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इनिशियली भी आरएनए था, बाद में भी आरएनए बना, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट आया जिसको हम कहते हैं डीएनए का। ठीक है, अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है विद एन आरएनए इंटरमीडिएट। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था। अब आते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद आरएनए इंटरमीडिएट। इसमें हमारे पास ऐसा होगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या चीज बनेगी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उससे बनाया जाएगा क्या चीज, उससे बनाया जाएगा आरएनए। ठीक है, आरएनए बना दिया आपने, यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, अब ये आरएनए से तो प्रोटीन्स भी बन जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन्स भी बन जाएंगे, लेकिन इस आरएनए को तो आप पैक नहीं कर सकते ना। जब आपने एक न्यू वायरस बनाना है तो इस आरएनए को तो आप पैक नहीं कर सकते हो, तो इस आरएनए से आपने दोबारा बनाना पड़ेगा क्या चीज, डीएनए आपको बनाना पड़ेगा। इससे इससे हम क्या करते हैं, डीएनए बनाते हैं दोबारा। ठीक है, और इन दो चीजों को कंबाइन कर देते हैं इनटू व्हाट, इनटू न्यू वायरस। तो इनिशियली भी हमारे साथ डीएनए था, बाद में भी हमारे साथ डीएनए बना, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट आया जिसको हम कहते हैं आरएनए का। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद आरएनए इंटरमीडिएट। ठीक है, इस एग्जांपल हमारे पास है हेपेटाइटिस बी, जो कि हमारे पास अटैक करता है ऑन द लिवर सेल्स। समझ आ गई। इस वाली क्लासेस को हम जरा दोबारा रिपीट कर देते हैं। मैंने ये चीज़ कही हम स्टूडेंट्स कि हमारे पास आरएनए था सिंगल स्ट्रैंडेड, किसके साथ, एचआईवी के साथ। ठीक है, वो आरएनए हमने कन्वर्ट किया थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनटू व्हाट, इनटू डीएनए। ठीक है, इस डीएनए को हमने होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट भी करना है, पर वहां से हमने जो है तो मैसेंजर आरएनए भी बनाने हैं, वो मैसेंजर आरएनए जाके प्रोटीन्स भी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इस जो हमने जो अपना आरएनए डीएनए में इंटीग्रेट किया था, उसका डीएनए बनाया था हमने, तो वो तो हमें वापस भी चाहिए ना। क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें न्यू एचआईवी बनाने हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास अब डीएनए की शक्ल में मौजूद है, तो उस डीएनए से हमने दोबारा आरएनए बना दिया, और उस आरएनए को हमने एज ए जीनोम पैक कर दिया इन दिस प्रोटीन, और उसको हमने बर्ड ऑफ कर दिया। हमारे पास क्या चीज बनी, न्यू एचआईवी बना। तो स्टार्ट में भी आरएनए था, बाद में भी आरएनए बना, और बीच में हमारे साथ एक इंटरमीडिएट बना जिसको हम कहते हैं डीएनए का। ठीक है, सेम यही चीज यहां पर भी होती है कि हमारे पास आया तो था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से हमने मैसेंजर आरएनए तो बनाया और दूसरा भी आरएनए बनाया, लेकिन हमने तो उसको दोबारा भी डीएनए में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो नया वायरस हम बनाएंगे उसमें तो हमें चाहिए क्या चीज, डीएनए चाहिए ना। ये तो डीएनए वायरस था, तो हम इस आरएनए से दोबारा डीएनए भी बनाते हैं। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से वापस डीएनए बना। स्टार्टिंग में भी डीएनए था, बाद में भी डीएनए है, बीच में हमारे साथ एक इंटरमीडिएट बना जिसको हमने कहा आरएनए का, तो आरएनए इंटरमीडिएट भी। तो दीज वर द 7 क्लासेस ऑफ द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो जरा रिकैप कर लें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स थोड़े से मॉडल वायरसेस को। आप कहोगे मॉडल वायरसेस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इससे एमसीक्यूज आ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हम बैक्टीरियोफेज को। फेज का लफ्ज यूज होता है स्टूडेंट्स ईटर के लिए। बैक्टीरिया से बैक्टीरिया मुराद, यानी बैक्टीरिया को कहा जाने वाला एक स्पीशी या एक वायरस। ठीक है, इसमें हम जो पढ़ेंगे वो है T4 फेज का स्ट्रक्चर, जो कि है टैडपोल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आप लोगों को एक T4 नजर आ रहा है, T4। इसका स्टूडेंट्स ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज दी कैप्सिड। ठीक है, ये मैं जरा पॉइंटर बड़ा कर देता हूं, दिस वही आइकोसाहेड्रल
20 साइड्स वाला, ठीक है। उसके बीच में इसका जीनोम पाया जा रहा है। जीनोम क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास नेक होता है, या इसको कॉलर भी कह सकते हो, ये वाली जो चीज़ है। इट कनेक्ट द हेड्स टू द टेल, और इसका स्टूडेंट्स एक टेल होता है जो कि अंदर से हॉलो होता है, और इनर ट्यूब सराउंडेड बाय प्रोटीन शीट। प्रोटीन शीट से इसको कवर किया गया होता है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल शीट होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक बेस प्लेट आप लोगों को पाया जाएगा। बेस प्लेट क्या करता है? कंटेन द एंजाइम लाइसोजाइम। ये बेसिकली बेस प्लेट हमारे पास अटैचमेंट में हेल्प करता है, अटैचमेंट और पेनेट्रेशन में, ठीक है, पेनेट्रेशन में। बैक्टीरियल सेल को आपने पेनेट्रेट करना है। और टेल फाइबर है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन अटैचमेंट। ये जो टेल फाइबर्स, ये हर बैक्टीरियोफेज के ऊपर होते भी नहीं है, कुछ विदाउट टेल फाइबर्स भी पाए जाते हैं। अब हमने यहाँ पर कहा कि टेल जो है तो वो होलो होता है, तो वो असल में इसी तरह होता है कि ये जो डीएनए है तो ये टेल के थ्रू और हमारे पास बेस प्लेट के थ्रू किधर जाता है? बैक्टीरिया में इंटर हो जाता है, जब ये लगता है किसी बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें कम्प्लेक्स है नहीं। इन्फ्लुएंजा वायरस स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंजा वायरस भी हमारे पास इन्वेलप्ड वायरस है। अब आपको पता होगा कि इन्वेलप्ड वायरस से क्या मुराद है हमारा, ठीक है। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के मुताबिक नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है, और बिलोंग करता है ऑर्थोमाइक्सो वायरस, एक फैमिली है वहां से, ठीक है। मोस्टली स्फेरिकल है इन शेप बट कैन बी स्पेगेटी लाइक। किस तरीके से? ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, तो ये आप लोगों के पास स्फेरिकल इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, स्फेरिकल। और इसके अलावा ये एलोंगेट भी हो सकता है, और इस तरीके से एलोंगेट होकर स्पेगेटी भी बना सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। सबसे पहले जीनोम के ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स। इसका जीनोम क्या है? हमारे पास 8 सेपरेट सेगमेंट्स ऑफ आरएनए है। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8। 8 क्या है? सेगमेंट्स ऑफ आरएनए है। और स्टूडेंट्स ये जो आरएनए हमारे साथ, ये प्रोटीन के साथ कॉइल हुए हैं। तो हमारे साथ क्या बनाते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन बनाते हैं, जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम की मिसाल है ना। क्रोमोसोम इज ऑल्सो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द बाइंड हुआ है। तो ये जो आरएनए है हमारे पास, ये भी इस तरह सिर्फ आरएनए नहीं होता, बल्कि 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल प्रोटीन्स के साथ ये बाउंड होता है, ठीक है। और हमारे साथ क्या चीज बनती है? एट राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ओके। अच्छा, ईच आरएनए हैज अ कोड फॉर 1 और मोर प्रोटीन्स। और इसके अलावा हमारे पास जब आप लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को नजर आएगा कि हमारे पास काफी सारे प्रोटीन्स हैं इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यानी हमारे पास ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, इनके प्रोटीन्स हो गए, मैट्रिक्स का प्रोटीन हो गया, ये आयन चैनल का M2 प्रोटीन हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसके अलावा ये प्रोटीन्स हो गए। तो ये सारे कौन बना रहा होता है? ये इसका अपना आरएनए ही तो बना रहा होता है ना। तो ईच आरएनए हैज अ कोड, या तो एक प्रोटीन बना सकता है या एक से ज्यादा प्रोटीन बना सकता है, ठीक है, 2। अच्छा, इसके ऊपर हमने कहा था कि जो इन्वेलप है, चूंकि इन्वेलप्ड वायरसेस है, तो ये आप लोगों को उसकी इन्वेलप नजर आ रही है जो पिंक में है, ठीक है। दिस, इस इन्वेलप से हमारे पास प्रोट्रूडिंग स्पाइक्स हैं स्टूडेंट्स। स्पाइक्स क्या है? बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये जो आपको नजर आ रहा है और ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। कंटेन हाईली स्पेसिफिक स्पाइक्स। हमारे पास कौन कौन से हैं? हीमाग्लूटिनिन है, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज दी हेमाग्लूटिनिन। और न्यूरो अमाइनिडेज, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना, दिस वन, दिस इज द न्यूरो अमाइनिडेज, ठीक है। क्या करता है? हीमोग्लूटिनिन हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑन द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम एंड फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे साथ क्या करता है? इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे साथ फ्लू काज करता है, और खामखा इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ काम होगा। तो ये जो हीमोग्लूटिनिन है, ये हेल्प करता है इन द बाइंडिंग विद दैट रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, ठीक है। और न्यूरो अमाइनिडेज जो है, तो इट डिग्रेड्स द म्यूकस लेयर। हमने कहा था म्यूकस लेयर एक प्रोटेक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग लेयर है, और हमने इसको पढ़ा था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर भी, ठीक है। ये जो न्यूरोमाइनिडेज है, उसी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को पेनिट्रेट करता है, जो म्यूकस की लेयर है। अच्छा स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस बी के ऊपर जो है तो काफ़ी एमसीक्यूज आ चुके हैं। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस होल चैप्टर, एचआईवी के बाद, ठीक है। तो कोरोना वायरस स्टूडेंट्स हमारे पास एक एयरबोर्न वायरस है, यानी हवा में जो है तो ये आ सकता है, और इट कैन अटैक द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप इसको इनहेल करोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये अटैक करेगा। ये भी हमारे साथ इन्वेलप्ड है, और इसमें पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ट्रांसमिशन इसकी थ्रू एयर होती है,
इन ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग। हम कफिंग स्नीजिंग करते हैं तो हमारा सलाइवा और म्यूकस के ड्रॉपलेट्स आते हैं, उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, नेचुरल होस्ट इसके कौन है? बैट्स हैं, इसीलिए तो वो चाइनीज लोगों ने चमका दरकाया था और पूरा पेंडेमिक आया था इसकी वजह से। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होंगे? चूंकि इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ ताल्लुक है, तो स्टूडेंट्स लेबर्ड ब्रीथिंग, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से ब्रीथिंग, आपकी काफ़ी एनर्जी इसमें लग रही है। प्रेशर इनसाइड द चेस्ट हो गया, पेन हो गया, प्रोफाउंड वीकनेस हो गई, डिफिकल्टी इन स्पीच होगी, क्योंकि रिस्पायरेटरी ट्रैक के साथ इसका काज है। ठीक है, इसके अलावा क्रिटिकली लो ऑक्सीजन लेवल्स, क्योंकि जब आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम खराब है तो ऑक्सीजन सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। ये स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको हम कहते हैं HIV। स्टूडेंट्स, मैंने जब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था क्या चीज़, इम्यूनिटी का ये चैप्टर, और उसमें मैं आपको CD4 हेल्पर सेल्स पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसी सेल्स के ऊपर अटैक करता है। तो वही हम इसमें दोबारा पढ़ेंगे। इट अटैक्स CD4 हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और क्या करता है? इट सप्रेसेस द इम्यून सिस्टम। ठीक है, क्यों? मैंने आप लोगों को कहा था हमारे पास ये अगर टी हेल्पर सेल है, ठीक है, तो टी हेल्पर सेल क्या करता है? इट एक्टिवेट्स क्या चीज? साइटोटॉक्सिक टी सेल, जो कि आगे जाकर सेल्स को क्या करता है? खत्म कर देता है, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं। इसके अलावा इट एक्टिवेट्स व्हाट? इट एक्टिवेट्स बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। इसके अलावा इट एक्टिवेट्स व्हाट? इट एक्टिवेट्स मैक्रोफेजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हमारा स्पेसिफिक डिफेंस है, जो कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको कौन इनिशिएट कर रहा होता है? उसको इनिशिएट ही टी हेल्पर सेल्स कर रहे होते हैं। तो ये इतना चालाक बंदा है, ये जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी है, कि ये अलार्म सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। अलार्म सिस्टम, एक चोर अगर किसी बिल्डिंग के अंदर चोरी कर रहा है तो अलार्म सिस्टम बजेगा, तो सिक्योरिटी गार्ड को और सारे लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर चोरी हो रही है। लेकिन अगर एक चोर सबसे पहले उस अलार्म सिस्टम को ही बंद कर दे, तो फिर वो अंदर जाके चुप चुप के अपनी चोरी कर भी लेता है, और मालिक को जो है तो कानो कान खबर भी नहीं पहुंचती। वो तब खबरदार होता है जब चोर जो है तो सामान लेके भाग चुका होता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का भी यही काम है। ठीक है, तो ये क्या करता है? बॉडी के इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज्यादा कमजोर कर देता है, इसीलिए तो इसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी। ठीक है, अब ये खुद ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता बॉडी को, लेकिन जब इसने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया तो बॉडी इज देन अटैक्ड बाय मेनी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस। आपका इम्यून सिस्टम जो था, तो वो तो आपको बीमारियों से बचा रहा था काफी सारी। जब आपका भी इम्यून सिस्टम ही खराब है तो काफी ऐसी ऐसी बीमारियां आपको लग जाएंगी जो कि आपको खत्म कर देती है अंदर से। इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये जो HIV है, ये आपको अंदर से खत्म नहीं करता। कौन कौन सी स्टूडेंट्स? कैंसर हो गया, ठीक है, इंसान को कैंसर लग जाता है, कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जो कि हमारे पास टीबी है, वो लग जाती है। कैंडिडाइस, ये हमारे पास एक फंजाइल इन्फेक्शन है ऑफ द इसोफेगस हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, लंग्स हो गया। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस स्टूडेंट्स हमारे पास एक काफी खतरनाक इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन। ओके, तो ब्रेन सेल्स डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाएंगे आपके, रिकरेंट निमोनिया आ जाएगा, और कपोसिस सार्कोमा, ये बेसिकली एक स्किन कैंसर है जो कि रेयर है और काफी सिवियर है। ठीक है, जब इम्यून सिस्टम आपका खराब होगा तो ये आपको लग सकता है। अब इसी वजह से स्टूडेंट्स, चूंकि इसने आपका इम्यून सिस्टम खराब किया, और अभी जो है तो बहुत ज्यादा बीमारियां आपको लग गई हैं, बहुत ज्यादा बीमारियां लग गई हैं। जब बहुत ज्यादा बीमारियां लगती हैं तो हम उसको फिर सिंड्रोम का नाम देते हैं। तो इस पूरे इन्फेक्शन को या इस पूरी डिजीज को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी एड्स, यानी इम्यूनो डिफिशियंसी की वजह से जो सिंड्रोम काज हुआ है आपको। ठीक है, अच्छा, HIV मैक्रोफेजेस को भी अटैक करता है और सम ब्रेन सेल्स को भी अटैक करता है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स HIV के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज देख लेनी है कि ये हमारे पास क्या है? इन्वेलप्ड वायरसेस की क्लास में आता है, इन्वेलप्ड वायरसेस, और रफली हमारे पास फेरिकल होगा, और ये भी हमारे साथ रेट्रो वायरस है क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको मिलेगा। और जो डायमीटर अगर हम इसका देखें तो 100 से लेकर 120 नैनोमीटर तक ये डायमीटर में है, and it is 60 times smaller than the RBC.
पढ़ते हैं हम इसको। क्योंकि हमारे साथ इन्वेलप्ड वायरस है तो सबसे पहले हम इसका इन्वेलप बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये हुआ इसका इन्वेलप। अब इस इन्वेलप से स्टूडेंट्स हमारे पास स्पाइक्स अराइज होते हैं, और वो स्पाइक्स किन चीज़ों से बने होते हैं? वो बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स से स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है? स्पाइक्स हैं। कौन कौन से ग्लाइकोप्रोटीन्स? ग्लाइकोप्रोटीन्स 120 एंड ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्पाइक्स हैं। तो बेसिकली हेल्प क्या करते हैं? हेल्प करते हैं अटैचमेंट में। यही स्टूडेंट्स वो स्पाइक्स हैं जो कि टी हेल्पर सेल के CD4 रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और यही इस इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस को स्पेसिफिसिटी देती है कि इसने सिर्फ और सिर्फ टी हेल्पर सेल के साथ अटैच होना है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये बना होता है जीपी किस चीज से? 120 से। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41 से। ये बात हो गई हमारे, हमने कर दी। स्टूडेंट्स इसके नीचे इस प्रोटीन जो हमारे पास को ये सॉरी लाइपोप्रोटीन की जो क्या कह रहा हूं मैं, हमारे पास जो इन्वेलप है, इस इन्वेलप के नीचे हमारे पास स्टूडेंट एट मैट्रिक्स पाया जाता है। वो मैट्रिक्स किस चीज से बना होता है? मैट्रिक्स हमारे पास बना होता है प्रोटीन 17 से। ये अब इस वायरस की अपनी चीज है। ठीक है, क्या हमारे पास प्रोटीन 17 P17 इसका नाम है इस प्रोटीन का। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज P17। ये चीज हमने पढ़ ली है स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमारे पास एक बुलेट शेप्ड कोर मौजूद होता है। बुलेट शेप्ड कोर, बुलेट की शक्ल अगर आप लोगों ने देखी हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बुलेट शेप कोर प्रेजेंट होता है। वो किस चीज से बना होता है? वो हमारे पास बना होता है P24 से, यानी प्रोटीन 24। ये आपने याद रखना है, P17, GP120, GP141 सॉरी 41 और P24। इसी के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास इसके दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होते हैं। क्यों? हमारे पास रेट्रोवायरस है और क्या चीज है हमारे पास? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट वाला क्लास है ये। ठीक है, ये चीज हो गई है। और इसमें एंजाइम स्टूडेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स? इसी कोर के अंदर हमारे पास एंजाइम्स पाए जाते हैं। 3 एंजाइम्स है हमारे पास। कौन कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास एक है इंटीग्रेज एंजाइम। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे किस चीज को? सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इसके बाद हम किस एंजाइम को पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्रोटीएज एंजाइम को और इंटीग्रेज एंजाइम को। इंटीग्रेज हमारे साथ क्या करता है? इसके आरएनए को होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट करता है, और प्रोटीएज जब उससे वो प्रोटीन चेन्स बनती हैं उसको फिर वो तोड़ता है। अब हम आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी के ऊपर। लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, काफी आसान भी हमारे साथ। हमने ये सफर देखना है कि एक एचआईवी वायरस किसी सेल को या टी हेल्पर सेल को, ये हमारे पास टी हेल्पर सेल है, अच्छा, टी हेल्पर सेल को नुकसान किस तरीके से पहुंचाता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा क्या चीज? हमारे पास आएगा एचआईवी का वायरस, और वो अटैच होगा इस टी हेल्पर सेल के साथ। और फिर अटैच होने के बाद इसका ये जो सेल मेम्ब्रेन है और इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी उसका तो लिपिड का लेयर है और इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये आपस में फ्यूज होंगे। और जो हमारे पास इसके अंदर का कोर मौजूद था जिसमें क्या था? आरएनए था, वो हमारे पास अंदर आ जाएगा। किस में? टी हेल्पर सेल के अंदर। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है तो वो इंटर हो चुका है। अच्छा, वो प्रोटीन जो कोर होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और फिर वहां से आरएनए निकल आता है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एचआईवी का आरएनए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास आरएनए है। ठीक है, इस आरएनए से हमने बनाना है क्या चीज? सबसे पहले इससे बनेगा डीएनए मॉलिक्यूल। किसका? एचआईवी डीएनए। एचआईवी डीएनए बन जाता है। कौन बनाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, ये जो डीएनए हमारे पास बन चुका है, इसी डीएनए को अब हमने ले आए हम इसको किधर? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये हमारे पास एचआईवी का डीएनए है। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होस्ट का अपना डीएनए भी मौजूद था।
अब बारी आती है प्रोटीएज इंटीग्रेज एंजाइम की, और इंटीग्रेज एंजाइम इस डीएनए को, जो कि एचआईवी का था, एचआईवी डीएनए, इसको डालेगा किस में, हमारे पास होस्ट डीएनए के अंदर इसको इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि उससे पर उसने मैसेंजर आरएनए बनाने ना, और मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए उसने होस्ट ही की मशीनरी इस्तेमाल करनी है, होस्ट ही के एंजाइम इस्तेमाल करने हैं। तो होस्ट के एंजाइम तो होस्ट के डीएनए से आरएनए बनाएंगे ना, तो इसने भी अपना आरएनए उसी होस्ट के डीएनए में इंटीग्रेट करना है, ताकि जो होस्ट के एंजाइम्स हैं और वो होस्ट के डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाए, तो मेरा वाला जो जीन है उससे मैसेंजर आरएनए बन जाए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इस जगह के ऊपर क्या चीज़ हो गई है, इस जगह के ऊपर आप लोगों के पास एचआईवी का जो डीएनए था वो इंटीग्रेट हो चुका है। अब इससे बनता है हमारे पास क्या चीज़, इससे वही होस्ट का एंजाइम इस्तेमाल होगा जो कि है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और वो बनाएगा मैसेंजर आरएनए को। ठीक है, मैसेंजर आरएनए बन गया, और साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास एचआईवी का अपना आरएनए भी बनेगा। ठीक है, एचआईवी का अपना आरएनए, मैंने आपको क्या कहा था, यही वाला आरएनए, ये भी साथ में बनेगा। ठीक है, होस्ट ही की मशीनरी इस्तेमाल होगी। इसी मैसेंजर आरएनए फिर क्या करता है, मैसेंजर आरएनए आगे जाकर हमारे पास प्रोटीन प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन प्रोडक्शन। जब हमारे साथ प्रोटीन्स बन जाएंगे तो स्टूडेंट्स वो प्रोटीन्स क्या होता है, हमारे पास इस तरह की लॉन्ग लॉन्ग चेन्स होती हैं उस प्रोटीन्स की, काफी लॉन्ग चेन का प्रोटीन होता है। ठीक है, अब प्रोटीएज एंजाइम आता है और वो इस चेन को तोड़ देता है, और इसको अपने मुताबिक जितना प्रोटीन, जितने जितने प्रोटीन इसको चाहिए होते हैं, ये वाले प्रोटीन्स क्या हो गया, P17 हो गया, P24 हो गया। ठीक है, ये जो P17 और P24 है, ये इसकी लेंथ बता रहा है आपको कि जो अमाइनो एसिड की जो चेन है उसकी कितनी लेंथ है। ठीक है, तो इसने अपनी मर्जी से इस प्रोटीन को काट दिया है। ये प्रोटीन से क्या बनाया जाएगा, इससे प्रोटीन से कोर बनाया जाएगा, इस प्रोटीन से मैट्रिक्स बनाया जाएगा। तो मैट्रिक्स और कोर तो आप लोगों के पास आ गया है, मैं इसको ज़रा एक्सटेंड करूं या मैं यहीं पर ही कह देता हूं, चलो। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के पास क्या चीज़ बनी, आप लोगों के पास बना मैट्रिक्स और कोर, और उसके बीच में ये एचआईवी का आरएनए इन्होंने डाल दिया है। अब स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जैसे ये बर्ड ऑफ हो रहा होता है तो ये अपने साथ सेल मेम्ब्रेन भी लेके चला जाता है। किस तरीके से, ये अपने साथ सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से ले जाता है, इसको हम यहाँ पर बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेम कलर्स यूज़ कर लेते हैं हम इसके लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है एचआईवी का, मैट्रिक्स प्रोटीन्स ने मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो है तो कोर के प्रोटीन्स थे। ठीक है, तो कोर का के प्रोटीन्स ने कोर उसका बनाया। कोर के प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद थी, हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद थे, इसको बड़ा कर देते हैं खैर, और उसके ऊपर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, यही सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, तो ये इसी सेल मेम्ब्रेन को अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यही उसकी वो क्या होती है, लिपिड की जो इन्वेलप है वो होती है, और उसके अंदर आप लोगों का जो है तो मैट्रिक्स के प्रोटीन हो गए हैं, और उसके अंदर आप लोगों के कोर के प्रोटीन आ गए हैं, और उसके अंदर आप लोगों के पास उसका आरएनए है। ठीक है, तो ये आप लोगों का न्यू एचआईवी बन गया है। तो इसने इस टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट कर दिया है। अब ये न्यू एचआईवी जाके किसी दूसरे टी हेल्पर सेल के साथ जो है तो अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये जो साइकिल है ये रिपीट होता जाएगा। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एन एचआईवी। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात गौर करने की है, जो मैंने आपको कहा था कि आप जब एचआईवी का हम साइकिल पढ़ेंगे तो जो 5th क्लास थी उसके ऊपर आप और भी ज्यादा समझ जाओगे। मैंने आपको कहा था स्टार्ट लिया है कहाँ से, आरएनए से लिया है, जो एंड हुआ है वो भी आरएनए ही है, बीच में क्या बना है, बीच में डीएनए का इंटरमीडिएट बना है। तो ये कौन सी क्लास हुई, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट। 6th क्लास थी कि 7th क्लास थी, आई थिंक 7th क्लास थी, यस, नहीं 6 थी, हाँ 6 थी। सिम्टम्स एंड स्टेजेस ऑफ एड्स। अब स्टूडेंट्स ये जो है ना हमारे पास एचआईवी जब लग जाता है ना टी हेल्पर सेल को, तो ये एचआईवी खामोशी के साथ रेप्लिकेट हो रहा होता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं और स्टेजेस ऑफ एड्स हैं, इनको हमने 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब आप लोग समझोगे कि क्यों डिवाइड किया हुआ है।
सबसे पहले तो हमारे पास एक स्टेज आता है प्राइमरी इन्फेक्शन, इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, यानी जो ह्यूमन होता है उसके ऊपर कोई सिम्टम्स नहीं होते लेकिन वो कैरियर होता है एचआईवी का। क्या होती है, ये शॉर्टली आते हैं आफ्टर एक्सपोजर टू द एचआईवी। इसमें हमारे पास नॉर्मली फ्लू लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं, यानी फीवर हो गया, चिल्स हो गए, स्वॉलन लिम्फ नोड्स इन द थ्रोट हो गए, ठीक है, जो जिस तरह जुकाम में इंसान को होते हैं वही चीज हो जाती है। एंड देन दीज सिम्टम्स वैनिश शॉर्टली एंड द पर्सन कैन रिमेन एसिम्प्टोमेटिक फॉर एज लॉन्ग एज 9 महीने से लेकर 9 मंथ से लेकर 10 साल तक। 10 साल तक ये जो लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी है ये चलता रहता है, खामोशी खामोशी के साथ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और क्या होता है फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेज आती है। इस स्टेज के अंदर हमारे पास क्या होती है, ये वो नहीं होती, सिम्टम्स नहीं होते क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है इस वक्त। फिर अभी आपका इम्यून सिस्टम जो है ना, तो उसमें अर्ली वीकनेसेस अपीयर हो जाते हैं क्योंकि अब आप लोगों के जो टी हेल्पर सेल्स हैं तो वो खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सेकंड स्टेट आ जाती है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एआरसी। इसमें हमारे पास सिम्टम्स क्या होंगे, स्वॉलन लिम्फ नोड्स होंगे इन द नेक, इन आर्म पिट्स, इन द ग्रोइन। मैं जब आप लोगों को लिम्फ नोड्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि जब हमारे पास इन्फेक्शन होती है और उससे लिम्फोसाइट्स मरते हैं तो उन मरने की वजह से हमारे लिम्फ नोड स्वॉलन हो जाते हैं। ये वही चीज़ हो रही है ना, यहाँ पर हमारे पास एचआईवी आपके टी लिम्फोसाइट्स को किल कर रहा है, तो आपके लिम्फ नोड जो हैं तो वो क्या हो जाएंगे, स्वॉलन हो जाएंगे। सिवियर नाइट स्वेट्स एक सिम्टम है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है तो बॉडी ने राइज करना है क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, वायरस मौजूद है। क्रॉनिक डायरिया हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड कफ होगा, फैटीग, वेट लॉस और मेमोरी बिहेवियरल डिटोरिएशन। अब ये वो वाली स्टेज है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कमज़ोर हुआ हुआ है, ठीक है। तो वो अपने आखिरी लम्हात हैं, इम्यून सिस्टम के आखिरी सांसेस ले रहा है, काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एक स्टेज आती है फुल ब्लोन एड्स, और ये तब आती है जब आपका इम्यून सिस्टम मुकम्मल कोलैप्स कर जाए, खत्म कर जाए इम्यून सिस्टम। तो अब इसमें दुनिया जहां की बीमारियां जो है जितनी भी हैं तमाम की तमाम एक इंसान को लगेगी। ये क्या है, सिवियर अनकंट्रोलेबल वेट लॉस होगा इसको, एंड वीकनेस होगी, और जो हमने ऊपर अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस बैन किए वो तमाम की तमाम इसको होंगी। तो वो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस ही इसकी क्या है, सिम्टम्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर आते हैं, आखिरी टॉपिक है कि एचआईवी हमारे साथ किस तरीके से फैलता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू एचआईवी हमारे साथ फैल सकता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। इन बॉडी फ्लूइड्स में कौन कौन सी फ्लूइड्स इंक्लूडेड हैं, सबसे पहले तो आ जाती हैं ब्लड। किस तरीके से, किसी इंसान को आपने सिरिंज लगाया, उस सिरिंज के ऊपर उसका ब्लड लगा, वही सिरिंज उसके उसमें एचआईवी थी, वही सिरिंज आपने किसी दूसरे इंसान को लगाई, दूसरे इंसान में आपने एचआईवी ट्रांसफर कर दिया। तो ब्लड के थ्रू एचआईवी जा सकता है, और ब्लड के थ्रू मदर टू फीटस भी जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो है तो मदर और फीटस का ब्लड जो है तो आपस में मिक्स होता है थोड़ा सा, तो उसके थ्रू अगर मदर को एचआईवी है तो वो किधर चली जाती है, फीटस में भी चली जाती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो आपने ब्लड को याद रखना है कि कोई रेजर हो गया, कोई शार्प सी चीज़ हो गई जिससे एचआईवी के बंदे का ब्लड लगा हुआ है, वही ब्लड अगर आपके अंदर गया तो एचआईवी लग सकता है। दूसरा जो फ्लूइड है दैट इज स्टूडेंट्स सीमन और वेजाइनल फ्लूइड। तो स्टूडेंट्स यहां से हम इसको कह सकते हैं कि सेक्सुअल कांटेक्ट जो है उसके थ्रू क्या हो सकता है, उसके थ्रू मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकती है, वो एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है एचआईवी का, क्योंकि सीमन के अंदर भी एचआईवी जा सकता है और वेजाइनल फ्लूइड्स के अंदर भी एचआईवी जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा रेक्टल फ्लूइड, जो रेक्टम है हमारे पास, जो लास्ट पार्ट था जिसमें स्टोर हो रहा था क्या, फीसिस, तो उसका जो म्यूकस है और वहां से जब इन्फेक्शन होती है तो कुछ फ्लूइड्स निकलते हैं, उन फ्लूइड्स के अंदर भी एचआईवी होता है, सरवाइव कर सकता है, और उन फ्लूइड्स की मदद से एचआईवी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क में भी एचआईवी ट्रांसफर हो सकता है, अगर मदर को एचआईवी है या एड्स है तो उससे फीटस बेबी के अंदर जा सकता है, ठीक है। अब कौन से वो वाले फ्लूइड्स हैं जिनके थ्रू नहीं जा सकता, तो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड थ्रू द सलाइवा, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर थ्रू स्वेट, टीयर्स, यूरिन एंड फीसेस। तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है ह्यूमन बींग्स का उसके थ्रू नहीं जा सकता, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि शेयरिंग टॉयलेट से एचआईवी ट्रांसफर नहीं होता। सलाइवा से अगर नहीं ट्रांसफर होता
तो हम क्या कहेंगे कि हगिंग से और शेकिंग हैंड से या यूजिंग द सेम ग्लास और प्लेट्स, इसके थ्रू एचआईवी ट्रांसफर नहीं हो सकता। सलाइवा, स्वेट हो गई, टीयर्स हो गए, इनके थ्रू एचआईवी ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब हमने इनकी प्रिवेंशन किस तरह करनी है, बुक में एक टॉपिक है प्रिवेंशन सिंपली मोड ऑफ ट्रांसमिशन ही से आप लोग याद रखें कि ब्लड्स के थ्रू अगर ट्रांसफर हो सकता है तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन में काफ़ी एहतियात करनी है। हमने रेजर को वन टाइम यूज़ करना है, हमने जो है तो सिरिंजेस को वन टाइम यूज़ करना है, और हमने काफ़ी ख्याल रखना है कि क्या हो जाए, जो टेटूज वगैरह हैं या टेटू पियर्सिंग वगैरह है वो उसमें ख्याल रखना है कि हम स्टीराइल चीज़ें यूज़ करें। ठीक है, सीमन और वेजाइनल फ्लूइड के अंदर अगर पास हो सकता है तो हमने क्या करना है, हमने इसके लिए स्टूडेंट्स एक प्रिवेंशन है एंड दैट इज प्री मैरिटल स्क्रीनिंग। प्री मैरिटल स्क्रीनिंग, प्री मैरिटल स्क्रीनिंग स्टूडेंट्स ये है कि अगर एक बॉय और गर्ल शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी ब्लड की स्क्रीनिंग होनी चाहिए जिसमें तमाम चीज़ें जो है तो देखी जाती हैं। क्या चीज़ देखी जाती है, एचआईवी देखा जाता है, हेपेटाइटिस देखा जाता है, जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं वो देखी जाती हैं, और जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीजेस चेक की जाती हैं। यानी आप लोगों का जो थैलेसीमिया हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, और ये प्रीमेरिटल स्क्रीनिंग करनी चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, इसके ऊपर अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए ताकि ये हो, ताकि अगर एक बंदे को एचआईवी है तो वो उसके साथ शादी ना करे क्योंकि एचआईवी पर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और ये फिर एचआईवी बच्चों में भी जाएगा, चिल्ड्रन में भी, तो वो उन बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। इसी तरह स्टूडेंट जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं यानी थैलेसीमिया, अगर कोई गर्ल हमारे पास इसमें थैलेसीमिया मेजर हो, मेजर का तो खैर पता चल जाता है सिम्टम्स ही से, लेकिन माइनर हो, माइनर का सिम्टम से पता नहीं चलता। इसी तरह अगर बॉय भी थैलेसीमिया माइनर हो तो माइनर और माइनर मिल के बच्चों में जाएगा थैलेसीमिया मेजर, और थैलेसीमिया मेजर काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। ठीक है, इसके लिए जो इलाज किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है। रेगुलर बेसिस पर इन बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इनका ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता। ठीक है, कितनी खतरनाक बीमारियां हैं। तो ये इसका एक प्रिवेंशन है। आप लोगों की बुक्स ने इसमें जो है तो प्रोटेक्टिव मेजर्स ऑफ सेक्स जो है तो बयान किए हैं, बट हमारा इस्लामिक सोसाइटी है तो हम क्या कहते हैं, हम इमोरल सेक्स से हमें बचना चाहिए। ठीक है, रेक्टल फ्लूइड्स, ये भी स्टूडेंट्स, हम जब इमोरल कोई एक्ट करता है ना, इमोरल सेक्स एक्ट हो गए तो उनके थ्रू जो है तो रेक्टल फ्लूइड भी जो है तो ट्रांसफर हो सकता है। और इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क वगैरह, तो इसकी भी प्रिवेंशन होनी चाहिए कि हमें पता हो कि हम एचआईवी की जो टेस्टिंग है वो अगर हमने की हो तो पता होगा कि मदर को क्या एचआईवी है, तो वो फिर ब्रेस्ट मिल्क भी ना दे किसी को। तो ये कुछ प्रिवेंशंस हैं, और इसकी जो ट्रीटमेंट आ जाती है स्टूडेंट्स, तो ट्रीटमेंट इसकी सिम्टोमेटिक है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसकी सिम्टोमेटिक है। आप लोग बुक का पैराग्राफ रीड करोगे तो आप लोगों को हार्ट जो है तो हाईली इफेक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, कुछ मुख्तलिफ मेडिसिन को हम कंबाइन करते हैं, इसका एक कॉकटेल बनाते हैं और वो जब देते हैं तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ये है कि आपके सिम्टम्स ये रिड्यूस कर सकता है। यानी ये जो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज है ना, ये वाली किधर की, वो ऊपर चली गई हैं, तो ये उनको रिड्यूस करेगा और आपके सिम्टम्स आपको नहीं होंगे, लेकिन एचआईवी को आप बॉडी से ख़त्म नहीं कर सकते हो, ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तो ये काफ़ी ख़तरनाक एक वायरस है। और जब मेडिकल फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं ना, मेडिकल फील्ड के अंदर, तो स्टूडेंट्स वी गाइस मेडिकल फील्ड में, तो वी आर वेरी मच एक्सपोज्ड टू दिस, क्योंकि हॉस्पिटल में हर किस्म का बंदा आ सकता है और हमें क्या करना होता है, हमें जो है तो ब्लड लेना होता है ब्लड सैंपलिंग के लिए। ठीक है, किस चीज़ के थ्रू, सिरंज के थ्रू। तो हमें बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि इस सिरंज से हम खुद को ज़ख्मी ना कर दें, खुद को ज़ख्मी ना कर दें। ठीक है, या आप सर्जरी कर रहे हो किसी एड्स बंदे का या किसी हेपेटाइटिस बंदे का, और सर्जरी के दौरान आपने उसको भी खोला हुआ है, उसका ब्लड भी, और आप जो है तो खुद को भी जख्मी कर देते हो, तो आपका उसका ब्लड जो है तो आपस में मिक्स हो गया है, तो एचआईवी सारी चीज़ें ट्रांसफर हो सकती हैं। तो आप लोगों ने फ्यूचर के डॉक्टर्स बनना है,
तो इस चीज़ का आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि अपनी हिफाजत सबसे पहले, फिर उसके बाद दूसरों की जान आप बचा सकते हैं। अगर आप खुद ही बीमार हो गए तो फिर आप दूसरों की क्या जान बचाओगे, ठीक है। तो दैट वाज दी होल लेक्चर ऑफ ए सेलुलर लाइफ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।